हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन पढ़ रहे थे, जिसको इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखा था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे कि संबंध के कुछ क्या मेन पॉइंट हैं, क्या ऐसे यूज़ हैं जो हम क्वेश्चन में कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। उसके पहले हम लोगों ने कार्तीय गुणन देखा था। ठीक है, कार्तीय गुणन में अवयव की संख्या को निकालना हमने सीखा था, A क्रॉस B, ठीक है, B क्रॉस A, ये हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट थे एकदम। अब हम लोग कुछ संबंध से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में यूज़ भी होंगे। ठीक है, तो हम इसी को हेडिंग बना लेते हैं। हमारा फर्स्ट हेडिंग क्या है? फर्स्ट हेडिंग है संबंधों में कुछ महत्वपूर्ण बातें। संबंधों में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, संबंधों में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे आगे एग्जाम्पल में भी यूज़ हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि दो क्रमित युग आपस में समान होते हैं। दो क्रमित युग आपस में समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक समान हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि दो क्रमित युग, ठीक है, x, y क्रमित युग, तो सबसे पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। दो क्रमिक युग में तभी समान होंगे जब पहले का पहला वाला और दूसरे का भी पहला वाला, यह दोनों बराबर हो। दूसरे पहले का दूसरा वाला और दूसरे का दूसरा वाला, यह दोनों बराबर हो, तो दो क्रमित युग आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको फर्स्ट पॉइंट में हम नोट भी कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में नोट कर लेते हैं, दो क्रमित युग्म, दो क्रमित युग्म, क्रमित युग्म को इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, दो क्रमित युग्म आपस में समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक समान हो। ठीक है, समान हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फिर से, दो क्रमित युग्म आपस में समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक समान हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में एक कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं जो क्रमित युग्म में हो। जैसे कोई भी चीज़, संबंध में कोई चीज़ का निरूपण हमेशा क्रमित युग में होता है। ठीक है, क्योंकि संबंध में दो लोगों की आवश्यकता होती है और दो लोग ऐसे नहीं लिखे जा सकते। संबंध में कोई भी दो लोग को कॉमा लगा के छोटे वाले ब्रैकेट में बंद लिखा जाता है, जिसको हम लोग क्रमित युग में कहते हैं। पीछे हमने देखा भी था। जैसे मान लीजिए 2 है और 4 है। ठीक है, 2 है और 4 है, तो देखिए इस 2 को ये x होता है, पहला वाला क्या होता है x और दूसरा वाला क्या होता है y। हमेशा कोई भी क्रमित युग्म x, y के रूप में लिखा जाता है। तो पहले वाले को कहते हैं प्रथम घटक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। प्रथम घटक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट
कंपोनेंट, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट। और जैसे ये जो 4 है इसको क्या कहते हैं? द्वितीय घटक। द्वितीय घटक। द्वितीय घटक को हम इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड कंपोनेंट। द्वितीय घटक को इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट कहते हैं। तो पहला पॉइंट था दो क्रमिक युग्म कब बराबर होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल में ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए इधर x लिखा है, इधर क्या लिखा है? y लिखा है। ठीक है, जो क्रमिक युग्म में है। इधर मान लीजिए लिखा है 2, इधर लिखा है 4। ये दोनों क्रमिक युग्म आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो प्रथम का प्रथम घटक प्रथम के बराबर, इसका ये घटक द्वितीय के बराबर। तो इस यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जब दो क्रमिक युग्म आपस में बराबर होते हैं तो प्रथम का प्रथम घटक द्वितीय का प्रथम घटक के बराबर, प्रथम का द्वितीय घटक द्वितीय घटक के बराबर होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है कि यदि ए में p अवयव, मान लीजिए कोई समुच्चय ए है जिसमें p अवयव है, ठीक है, और समुच्चय b है उसमें q अवयव है, तो a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे? तो p इंटू ई, मतलब दोनों समुच्चयों को आपस में गुणन कर देंगे। ठीक है, तो समुच्चय a में अगर p अवयव हो, समुच्चय b में अगर q अवयव हो, तो a क्रॉस b में pq अवयव होंगे। ठीक है, इसी पॉइंट को नोट कर लेते हैं। यदि ए में p अवयव है, ए में p अवयव है और b में q अवयव है, ठीक है, q अवयव है, तो a क्रॉस b में pq अवयव होंगे, pq अवयव होंगे। ठीक है, फिर से यदि a में समुच्चय a में p अवयव है, समुच्चय b में q अवयव है, तो a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे? pq अवयव होंगे। ठीक है, ये समुच्चय a है जिसमें कितने अवयव हैं? p। ये समुच्चय b है जिसमें कितने अवयव हैं? q। तो a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे? pq अवयव होंगे। ठीक है, a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे? pq अवयव होंगे। और दूसरी बात, कोई भी समुच्चय नोटेशन लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में। ठीक है, कोई भी समुच्चय का नोटेशन संकेत लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में, और अवयव को तो स्मॉल में लिखते ही हैं। तो इसको भी नोट कर लेते हैं, इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। इस पॉइंट को भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्या है फर्स्ट पॉइंट? कोई भी समुच्चय हमेशा कैपिटल लेटर जैसे ऐसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कोई भी समुच्चय हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अवयव को स्मॉल में लिखते हैं। अवयव को स्मॉल में लिखते हैं।
ठीक है। कोई भी अगर समुच्चय का नोटेशन हमें देना है, संकेत, नोटेशन को इंग्लिश में कहते हैं, नोटेशन को हिंदी में कहते हैं संकेत। तो किसी भी समुच्चय का अगर हमें नोटेशन देना है, संकेत देना है, तो उसको किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में, और अव्यय को स्मॉल में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। ठीक है, थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है, यदि ए या बी, दो समुच्चय हैं ए और बी, इनमें से कोई भी एक समुच्चय अगर रिक्त हो गया तो उनका क्रॉस क्या आएगा? वह रिक्त ही आएगा। ठीक है, कोई भी इन दोनों समुच्चय में से कोई भी समुच्चय एक रिक्त हो गया तो उनका क्रॉस निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा? रिक्त आएगा। तो इसको नोट कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं कि यदि ए या बी समुच्चय में से, यदि ए या बी समुच्चय को इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, यदि ए या बी समुच्चय में से कोई भी रिक्त समुच्चय होंगे, कोई भी रिक्त समुच्चय होंगे तो ए क्रॉस बी भी रिक्त समुच्चय होंगे। ठीक है, फिर से, यदि ए या बी समुच्चय में से कोई भी रिक्त समुच्चय होंगे तो ए क्रॉस बी भी रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में देख लेते हैं। सपोज करिए समुच्चय ए है 1, 2, 3। ठीक है, समुच्चय बी, हमने इसका नोटेशन पढ़ा था कि अगर रिक्त समुच्चय है तो कैसे दिखा सकते हैं? या तो फाई से या कर्ली ब्रैकेट, इन दोनों से रिक्त समुच्चय को हम डिनोट करते हैं। हमने पहले समुच्चय चैप्टर में पढ़ा भी है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं एन ए की संख्या कितनी होगी। एन ए में कितने अवयव हैं? 3 हैं। ठीक है, और एन बी में कितने अवयव हैं? तो एन बी में कुछ नहीं है, तो क्या लिखते हैं? फाई या रिक्त ऐसे डब्बा बना सकते हैं। तो हम फार्मूला पढ़े एन ए क्रॉस बी, पीछे पढ़े ना, एन ए क्रॉस बी क्या होता है? एन ए इंटू एन बी। ठीक है, एन ए में 3 अवयव हैं और एन बी में कितने हैं? 0। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में होता है तो क्या बना देता है? 0। तो यहाँ से एन ए क्रॉस बी में कितने अवयव आ गए? 0 आ गए। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट थे। ठीक है, फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम संबंधों के कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला पॉइंट क्या था? दो क्रमित युग्म आपस में समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक समान हो। ठीक है, ऐसे लिखा है, कोई भी क्रमित युग्म में लिखा है 2, 4। ठीक है, तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है? y। हमेशा कोई भी क्रमित युग्म में अगर हम लिखेंगे अवयव को तो पहले x फिर y। पहले वाले को कहते हैं प्रथम घटक, दूसरे वाले को कहते हैं द्वितीय घटक। ठीक है, प्रथम घटक को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, द्वितीय घटक को इंग्लिश में कहते हैं सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट। अब जैसे सपोज करिए x, y इक्वल है 2, 4 के, मतलब दो क्रमित युग्म आपस में बराबर है। अगर दो क्रमित युग्म बराबर होंगे तो पहला वाला पहले के, दूसरा वाला दूसरे के, तो x बराबर 2, y बराबर 4। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या है? यदि a में p अवयव हैं और b में q अवयव हैं तो a क्रॉस b में pq अवयव होंगे। ठीक है, यदि a में p अवयव हैं और b में q अवयव हैं तो a क्रॉस b में pq अवयव होंगे। ठीक है, सपोज करिए a बराबर p दिया है, b बराबर q दिया है, तो a क्रॉस b निकालेंगे तो क्या आएगा? pq आएगा। p क्रॉस q नहीं आएगा, pq। ठीक है, मतलब इसमें गुणा का साइन है, ये वाला, ये मल्टीप्लाई अलग है और ये मल्टीप्लाई अलग है, ये PQ। ठीक है, PQ अवयव होंगे। ठीक है,
फिर से नोट में क्या लिखे हैं, कोई भी समुच्चय हमेशा कैपिटल लेटर ABC में लिख सकते हैं। कोई भी समुच्चय दिया है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ये तो फिक्स बातें हैं। अवयव को स्मॉल में लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि A या B समुच्चय को इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, यदि A या B समुच्चय में से कोई भी रिक्त समुच्चय होंगे तो A क्रॉस B भी रिक्त समुच्चय होंगे। ठीक है, अगर दो समुच्चय दिए हुए हैं उनमें से कोई भी समुच्चय अगर खाली है, रिक्त है, तो उनका जब हम क्रॉस निकालेंगे, क्योंकि क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है दोनों समुच्चयों का, मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक समुच्चय 0 है, रिक्त है, तो 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई या किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बना देगा, तो उससे A क्रॉस B क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा संबंधों के इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जिस पे और आगे क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा संबंध को देख लेते हैं। ये 0 लिखें या 5 लिखें, बात तो एक ही है, तो NA क्रॉस B भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा संबंध के बारे में देख लेते हैं। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। संबंध भी एक तरीके का समुच्चय ही है। ठीक है, कोई भी संबंध एक तरह का क्या है, ये भी रिलेशन समुच्चय है, इसको भी देख लेते हैं। संबंध एक तरीके का समुच्चय ही है, एक तरीके का समुच्चय ही होता है। संबंध एक तरीके का समुच्चय ही होता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे A बराबर 1, 2, 3, 4, 7। ठीक है, समुच्चय B बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऐसे दो समुच्चय दिए हैं A और B। ये किस रूप में है, ये दोनों रोस्टर रूप में है। हमने समुच्चय चैप्टर में पढ़ा है, रोस्टर रूप हमने समुच्चय चैप्टर में पढ़ा है कि अगर कोई भी चीज़ कर्ली ब्रैकेट में कॉमा के द्वारा लिखी गई हैं तो वो किस रूप में कहलाती हैं, रोस्टर रूप में। ठीक है, रोस्टर रूप में। तो अगर अब इन्हीं संबंध को हम तीर आरेख पे भी देख लेते हैं, कैसे तीर आरेख पे कर सकते हैं। तीर आरेख, तीर आरेख पे देख लेते हैं कैसे। ये समुच्चय A है, ठीक है, और ये समुच्चय B है, समुच्चय A, समुच्चय B। ठीक है, इनके बीच में अवयव 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 7। इधर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, A से B में संबंध है R। संबंध को किससे दिखाते हैं, R से। तो A से B में संबंध परिभाषित है। ठीक है, 1 का रिलेशन 2 से है। सपोज करिए ऐसा संबंध एक दिया है जो 1 का संबंध किससे दिया है, 2 से दिया है। 2 का संबंध किससे दिया है, 3 से दिया है। 3 का संबंध किससे दिया है, 5 से दिया है। ठीक है, 4 का संबंध किससे दिया है, 6 से। इस टाइप से कुछ संबंध दिए हुए हैं। तो ठीक है, तो ऐसे अगर कोई संबंध है तो उनको तीर आरेख से दिखाया है। अच्छा, तीर आरेख से अगर कोई भी संबंध अगर तीर आरेख में दिया तो उसको रोस्टर रूप में लिखना है, एकदम ईजी है। ठीक है, अब पहले का संबंध पहले से, दूसरे का संबंध दूसरे से, तीसरे का संबंध तीसरे से, तो ये सब चीज़ बेसिक तो हम लोगों ने समुच्चय में पढ़ा था। लेकिन अब संबंध में कोई चीज़ सिंगल लिखी नहीं जाती है, हमेशा किस में लिखी जाएगी, क्रमित युग्म में। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संबंध का निरूपण। नेक्स्ट टॉपिक है संबंध का निरूपण। संबंध का निरूपण,
संबंध का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो संबंध जो हमने समुच्चय में भी पढ़ा था कि कोई भी समुच्चय है उसको हम कितने रूप में निरूपित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो रूप में। पहला है रोस्टर, दूसरा है समुच्चय निर्माण। तो संबंध भी एक तरीके का समुच्चय ही है, इसलिए इसका भी निरूपण दो तरीके से हो सकता है। पहला है कौन सा? रोस्टर। दूसरा है समुच्चय निर्माण। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। संबंध का निरूपण दो प्रकार से कर सकते हैं। संबंध का निरूपण दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है, फर्स्ट टाइप है रोस्टर रूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप जिसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ठीक है, कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अवयव को जिसको हम रोस्टर रूप में दिखाना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। उदाहरण पहले का, जैसे मान लिया रोस्टर रूप में, पहला उदाहरण क्या है? रोस्टर रूप में हम कोई एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई संबंध दिया है, ऐसे तीर आरेख से संबंध को रोस्टर रूप में लिखना इजी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, इनके बीच में आर रिलेशन है। ठीक है, आर संबंध है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है। ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। पहले वाले को x कहते हैं, दूसरे वाले को क्या कहते हैं? y। इसी तरीके से यहाँ भी पहला वाला x है, दूसरा वाला y है। ठीक है, तो 1 का रिलेशन कैसे था? 2 से था, 2 का 3 से था। ठीक है, 3 का किससे रिलेशन था? 4 से था, 4 का किससे था? 5 से था। ठीक है, ऐसा कोई संबंध आपको दिया हुआ था तीर आरेख में। तो इसको अगर हमें रोस्टर रूप में लिखना है तो सबसे पहला काम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। रोस्टर रूप में लिखने का तरीका क्या था? सबसे पहला काम कर्ली ब्रैकेट में अवयवों के बीच में हम कॉमा लगाते थे। तो यहाँ तो अवयव संबंध में सिंगल तो लिखे नहीं जाएंगे, किस में लिखे जाएंगे? क्रमित युग्म में, ऑर्डर्ड पेयर में। तो ऑर्डर्ड पेयर में अगर कोई अवयव लिखे जाएंगे तो उसको हम स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। जैसे 1 का संबंध किससे है? 2 से, तो 1। ठीक है, अब इसके बीच में क्या लगाएंगे? कॉमा। उसके बाद 1 का संबंध किससे? 2 से, तो 1 का संबंध 2 से है, तो इसको एक छोटे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जिसको हम क्रमित युग्म कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, फिर 2 का संबंध किससे है? 3 से है, तो 2 कामा 3। 3 का संबंध किससे है? 4 से है, तो 3 कामा 4। ठीक है, 4 का संबंध किससे है? 5 से, तो 4 कामा 5। ठीक है, ये कौन सा रूप हो गया? ये हो गया हमारा रोस्टर रूप, जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने रोस्टर का फर्स्ट निरूपण कर लिया है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या था? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण
समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे अवयव लिखे जाते हैं? तो देखिए, सबसे पहला काम इसमें भी क्या है, कर्ली ब्रैकेट में लगाना है। फिर जो अवयव हैं कौन कौन से हैं, एक्स और वाई, ठीक है, तो लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, ठीक है। फिर सच दैट लगाते हैं। सच दैट क्यों लगा रहे हैं? सच दैट अवयवों को परिभाषित करते हैं, एक्स और वाई के अवयव को परिभाषित करते हैं। तो एक्स कमा वाई सच दैट, देखिए एक्स कमा वाई सच दैट वाई हमें कैसे मिल रहा है, वाई की वैल्यू जो देख रहे हैं 2 है, तो 2 कैसे मिल रहा है, 2 पहले वाले अवयव से 1 बड़ा है, 3 पहले वाले अवयव से 1 बड़ा है, मतलब जो y की वैल्यू है वह x से 1 क्या है, बड़ी है। मतलब x वाले अवयव में अगर हम 1 जोड़ते चले जाएं तो हमें y मिल जाएगा, ठीक है। फिर से y यहाँ 4 है, यहाँ पे x क्या है 3, y यहाँ 5 है, तो यहाँ पे x क्या है 4 है। इसका मतलब कि x के अवयव में से 1 को अगर हम ऐड करते जाएं तो y मिल जाएगा। तो हमें कैसे मिल रहा है, y कैसे मिल रहा है, x में 1 क्या कर दें, जोड़ दें, x को x में 1 जोड़ दें। फिर से x कमा वाई सच दैट, x कमा वाई सच दैट y इनके अवयवों को परिभाषित कर रहा है। x कमा वाई सच दैट x y कुछ इस प्रकार हैं कि y कैसे मिल रहा है, जब हम x में 1 ऐड कर दे रहे हैं, तो x प्लस 1, फिर क्या लगाएंगे, कॉमा, फिर x और y कहाँ से आए हैं उनको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि समुच्चय निर्माण रूप में हम बाउंडेशन लगा के लिखते हैं, एकदम उसको स्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब उसको सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लिख लेते हैं। तो देखिए हमने सबको परिभाषित कर दिया। अब हमें बताना है कि x कहाँ से आया है, तो x आया है समुच्चय a से, y कहाँ आया है समुच्चय b से। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है बताए थे, इसको क्या कहते हैं, ई को बिलोंग्स टू इंग्लिश में कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, ठीक है, बिलोंग्स टू मतलब में पढ़ता है, मैंने बताया था। तो x कमा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 1, ठीक है, y इस तरीके से है कि x में 1 जोड़ दीजिए y मिल जाएगा, ठीक। फिर कॉमा लगाएंगे, हर जगह कॉमा लगाते जाएंगे, कॉमा x बिलोंग्स टू a, x जो है वह a में बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू b, ठीक है। इस तरीके से हम लोग संबंध के दोनों निरूपण को देख लिए, कौन कौन से, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप को इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म ही कहते हैं, रोस्टर रूप को इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म ही कहते हैं, समुच्चय निर्माण को इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरीके से हमने दोनों निरूपण को देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रांत, परिसर और सहप्रांत, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रांत कॉमा परिसर कॉमा सहप्रांत, ठीक है, प्रांत कॉमा परिसर कॉमा सहप्रांत। प्रांत को इंग्लिश में डोमेन कहते हैं, प्रांत को इंग्लिश में डोमेन, परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं, ठीक है, और सहप्रांत को क्या कहते हैं, कोडोमेन, ठीक है। प्रांत, परिसर और सहप्रांत। प्रांत क्या होता है, प्रांत होता है जो पहला वाला अवयव है, मतलब कोई भी ए समुच्चय, पी समुच्चय, क्यू समुच्चय कुछ भी हो सकता है, मतलब जो पहला वाला समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय ए बी कुछ भी हो सकते हैं, ए हो, पी हो, क्यू हो, आर हो, एस हो, टी हो, कुछ भी हो सकता है। जो पहला वाला समुच्चय है उसके जितने भी अवयव हैं दूसरे वाले समुच्चय से सभी से संबंध बनाए हैं, वह सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। अगर सपोज करिए, अगर एक भी समुच्चय ए में, मान लीजिए समुच्चय ए है पहला, समुच्चय ए का कोई एक भी अवयव अगर संबंध नहीं बनाया होगा तो उस संबंध को हम, मतलब उस अवयव को हम
प्रांत में काउंट नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे, बाकी सभी को ले लेंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रांत, प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। ठीक है, प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। प्रांत क्या होता है? मान लीजिए पहला समुच्चय ए है, पहला वाला समुच्चय ए हो, पी हो, क्यू हो, आर हो, एस हो, टी हो, कुछ भी हो, बस पहला वाला समुच्चय होना चाहिए। ठीक है, तो प्रांत समुच्चय ए, समुच्चय ए के जितने भी अवयव, समुच्चय ए के जितने भी अवयव समुच्चय बी, समुच्चय ए के जितने भी अवयव समुच्चय बी से संबंध बनाते हैं उसे प्रांत कहते हैं, उसे प्रांत कहते हैं। ठीक है, समुच्चय ए के जितने भी अवयव समुच्चय बी से संबंध बनाते हैं उन्हें प्रांत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सपोज करिए ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। ठीक है, मान लीजिए इसमें अवयव 1 है, 2 है, 3 है, इधर है 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, ए बी में एक ऐसा संबंध दिया हुआ है, संबंध को किससे दिखाते हैं? आर से। यह आर क्या दिखा रहा है? संबंध। ठीक है, ए और बी में ऐसा संबंध दिया कि 1 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 5 से है, 3 का संबंध 6 से है। तो पहले वाले को x कहते हैं, दूसरे वाले को क्या कहते हैं? y। तो समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं, अगर वो समुच्चय बी से संबंध बनाए हैं तो वो सब प्रांत कहलाते हैं। तो इस केस में जो प्रांत होगा, इस केस में जो प्रांत होगा वह क्या क्या होगा? 1, 2, 3। ठीक है, इस जो कंडीशन में प्रांत होगा वो 1, 2, 3 होगा। ठीक है, फिर से ये तो एक एग्जाम्पल था, फिर से कोई एग्जाम्पल लेते हैं। अब ए बी को न लेके क्या ले लेते हैं? पी ले लेते हैं और क्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पी ले लेते हैं और क्यू ले लेते हैं, इसमें भी समुच्चय मान लेते हैं, 2 रखते हैं, 4 रखते हैं, 6 रखते हैं और 8 रखते हैं। इधर 4, 8, 12, 20। ठीक है, सपोज करिए इस तरीके से है। पी और क्यू में एक संबंध है आर, 2 का संबंध 4 से है। ठीक है, 4 का संबंध 8 से है, 6 का संबंध 12 से है। ठीक है, 8 का संबंध नहीं बना, मान लीजिए जो अवयव 8 है उसका संबंध नहीं बना। ठीक है, तो इस केस में अगर प्रांत लिखना होगा तो क्या होगा? तो प्रांत क्या होता है? समुच्चय ए, समुच्चय पी, मतलब जो पहला वाला हो, ये पहला वाला है, ये पहला वाला है, या पी हो, ए हो, क्यू हो, टी हो, कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस पहला वाला होना चाहिए। तो इस केस में जो प्रांत होगा वो क्या क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। 8 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 8 ने किसी भी अवयव समुच्चय बी के किसी भी अवयव से संबंध नहीं बनाया है। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रांत में अगर कोई भी अवयव अगर छूट जा रहा है, नहीं संबंध बना, तो उनको काउंट नहीं करेंगे, और अगर सिंगल सिंगल सभी ने बनाया तो सभी को लिख दीजिए। तो इसको हम प्रांत कहते हैं। तो प्रांत क्या होता है? फिर से जो सबसे पहला वाला समुच्चय दिया है, कुछ भी नाम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पहला वाला समुच्चय होना चाहिए, माने x होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही क्या होना चाहिए? x वाले जितने भी अवयव हैं, अगर वो समुच्चय b के अवयव से अगर संबंध बनाए हैं तो वो सब के सब प्रांत कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रांत के बाद परिसर। परिसर जिसको इंग्लिश में रेंज भी कहते हैं। ठीक है, परिसर क्या होता है? परिसर ये समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं, अगर वो समुच्चय ए के सभी अवयव से संबंध बनाए हैं तो उसे क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। मतलब
प्रांत और परिसर एक तरीके से सेम ही है, बस प्रांत में हम एक्स वाले मतलब ए वाले समुच्चय के अवयव को देखते हैं और परिसर में दूसरे वाले बी वाले समुच्चय के अवयव को देखते हैं। इसमें भी अगर कोई छूट गया तो काउंट नहीं करते, इसमें भी अगर कोई छूट गया तो काउंट नहीं करते। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। परिसर क्या होता है? समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं समुच्चय ए से संबंध बनाए हैं उसे परिसर कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं अगर वो समुच्चय ए से संबंध बनाए हैं तो उसे परिसर कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए सेम एग्जांपल है ए और बी, यहाँ संबंध है ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर से इधर एक समुच्चय वही सेम है, पी है और क्यू है। ठीक है, इधर 2 4 6 8, इधर 4 8 12 20 सेम अवयव ले रहे हैं। इधर x है, ये y होता है, ये x ये y होता है। ठीक है, ये p से q में भी एक संबंध बना है। ठीक है, 1 का संबंध 4 से, 2 का संबंध 5 से, 3 का संबंध 6 से, 2 का संबंध 4 से, 4 का 8 से, 6 का 12 से, 20 किसी से संबंध नहीं बनाया है। तो इस केस में अगर हम परिसर लिखना चाहें, तो परिसर क्या हो जाएगा? देखिए, परिसर समुच्चय बी का सभी अवयव मतलब y का सारे अवयव, तो 4 ने संबंध बनाया है, 5 ने बनाया है, 6 ने बनाया है, तो ये सब परिसर कहलाएंगे। अच्छा, इस केस में अगर परिसर की बात करें, तो इस केस में परिसर क्या हो जाएगा? देखिए, इस केस में फिर से समुच्चय बी के मतलब क्यू के देखेंगे तो 4 8 12 20 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे कि 20 किसी से संबंध नहीं बनाया है। तो ये क्या कहलाता है? परिसर। मतलब अब यहाँ बी नाम दे, क्यू नाम दे, टी नाम दे, नाम से मतलब है ही नहीं। समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं अगर वो समुच्चय ए से संबंध बनाए हैं तो वो सब के सब परिसर कहलाते हैं। समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं समुच्चय बी से संबंध बनाए हैं तो वो सब के सब प्रांत कहलाते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी अवयव अगर छूटे हैं, संबंध नहीं बनाए हैं, चाहे प्रांत हो चाहे परिसर हो, तो उन अवयव को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रांत और परिसर हो गया। लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका, प्रांत परिसर के बाद सहप्रांत। अगला टॉपिक है सहप्रांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन। ठीक है, सहप्रांत क्या होता है? सहप्रांत में भी हम समुच्चय बी के अवयव को ही देखते हैं। समुच्चय बी के अवयव को देखते हैं, तब फिर परिसर और सहप्रांत में डिफरेंस क्या हुआ? तो परिसर सहप्रांत में ये डिफरेंस है कि परिसर में अगर कोई अवयव अगर संबंध नहीं बनाया है तो उसको हम काउंट नहीं किए, लेकिन अगर सहप्रांत की बात है तो समुच्चय बी के सारे अवयव को हम ले लेंगे, चाहे वो संबंध बनाए हों चाहे वो संबंध बनाए नहीं हों। सारे समुच्चय बी के अवयव को अगर हम ले लिए तो वो क्या कहलाता है? सहप्रांत कहलाता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वह संबंध बनाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि संबंध वो ना बनाए। ठीक है, कुछ संबंध बनाए होंगे, कुछ नहीं बनाए होंगे, तो सबको काउंट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सहप्रांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोडोमेन। तो इसको लिख लेते हैं, समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं वे सबके सब सहप्रांत कहलाते हैं। वे सबके सब सहप्रांत कहलाते हैं। ठीक है, सबके सब क्या कहलाते हैं? सहप्रांत।
जैसे सहप्रांत बराबर होता है समुच्चय बी के, समुच्चय बी। अब ये समुच्चय बी क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो अवयव समुच्चय बी की बात कर रहा है। समुच्चय बी हो सकता है, समुच्चय क्यू हो सकता है, समुच्चय बी हो सकता है, समुच्चय क्यू हो सकता है। जो भी समुच्चय दिया है बाद वाला, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सहप्रांत कहलाते हैं। तो समुच्चय बी में कितने अवयव हैं देख लीजिए। पहले वाले में समुच्चय बी में इसमें कितने अवयव हैं, 4, 5 और 6। इस वाले समुच्चय में कितने अवयव हैं, 4, 5 और 6। ये सारे के सारे सहप्रांत हो गए, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में देख लेते हैं, 4 है, 8 है, 12 है, ये तो हो गया। अब 20 संबंध नहीं बनाया तो 20 को भी काउंट कर लेंगे। अभी ये वाले समुच्चय में तो सारे संबंध बनाए थे इसलिए लिखे हैं। अब इस वाले संबंध में एक नहीं भी बनाया, अगर इसमें भी अगर कोई नहीं बनाया तो उसको भी काउंट करते। इसमें भी नहीं बनाया 20 तो उसको भी ले लिए। माने सहप्रांत वो होता है कि पूरा का पूरा दूसरा वाला समुच्चय होगा, मतलब वाई वाला, जो वाई के जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे सहप्रांत में आएंगे। बस फ़र्क ये है कि अगर कोई भी अवयव अगर संबंध बनाया हो न बनाया हो, सब काउंट कर लेंगे किसमें, सहप्रांत में। परिसर में सिर्फ संबंध जो बनाया है उसी को लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। दोनों में, परिसर और सहप्रांत दोनों में समुच्चय बी की ही बात होती है, मतलब वाई के अवयव की ही बात होती है। बस दोनों में यही फ़र्क है, ठीक है। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रांत जितने भी समुच्चय ए, मतलब एक्स के जितने भी अवयव हैं, यहाँ ए बी सी कुछ भी नाम हो सकता है, जितने भी अवयव हैं वो सब के सब प्रांत कहलाते हैं। कोई अवयव अगर छूट गया तो उसको हम प्रांत में काउंट नहीं करेंगे। परिसर में समुच्चय बी के सभी अवयव परिसर कहलाते हैं, उनमें अगर कोई भी अवयव छूट गया तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे। सहप्रांत, इसमें पूरा समुच्चय बी ही होता है, उसमें कोई अवयव संबंध नहीं भी बनाया है तो भी उसको हम काउंट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संबंध के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो क्लास 12th में 11th में हम लोग तो संबंध के प्रकार उतने नहीं पढ़े थे, वो तो वहाँ फलन के प्रकार पढ़े थे। इसमें जो संबंध का प्रकार है, इसमें हमें क्लास 12th में क्वेश्चन आता है सिद्ध करने के लिए तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये तीन अगर हम दिखा दिए कि वह संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो वह संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, जैसे खुद का संबंध खुद से, यह स्वतुल्य कहलाता है। सम्मित क्या होता है, ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से, मतलब ए अगर बी का फ्रेंड है तो बी ए का भी फ्रेंड होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, सम्मित कहते हैं। संक्रामक क्या होता है, ए अगर बी का फ्रेंड है, बी अगर सी का फ्रेंड है, तो ए डायरेक्ट संबंध फ्रेंड किसका है, सी का है, ए सी में डायरेक्ट संबंध है। ऐसे संबंध को हम संक्रामक संबंध कहते हैं। अगर ये तीनों संबंध हैं, स्वतुल्य हैं, सम्मित हैं, संक्रामक हैं, तो ये तुल्यता संबंध है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इसको नोट भी करेंगे और स्टडी करेंगे, इस पर क्वेश्चन बेस्ड लगाएंगे भी, क्योंकि एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी उदाहरण हैं 1, 2, 5, 6 जितने भी हैं सब वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं। थैंक यू सो मच।